Hello students, how are you all? Hope all of you are well. Students, today we are going to discuss class 10 chemistry. आप सब जानते हैं कि क्लास 10 में आते ही आप लोगों को थोड़ा टेंशन होने लगता है कि सर इस बार तो बोर्ड होगा। पिछले साल के बच्चों का तो बोर्ड कैंसिल हो गया, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, बट दिस टाइम सो बेटा whenever you are coming in standard 10 the tensions जो आप लोगों को लगता है कि नहीं स्टैंडर्ड 10 में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये एक हमारी पहली पहल होती है हमारे लाइफ में कि नहीं सचमुच में क्लास 10 में हमें जी जान से मेहनत करना होता है और ये हमारे लाइफ का फर्स्ट बोर्ड होता है। इसके बाद 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड होता है। तो इस बार आप लोगों को बहुत ही मेहनत से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। जब तक समझ के नहीं पढ़ोगे, कितना हार्ड या कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो समझ लेना आपका सब कुछ क्लियर है, राइट। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। सबसे पहले आप लोगों को मैं पूछना चाहूँगा कि केमिस्ट्री आने से पहले साइंस और साइंस के पार्ट्स के बारे में इतना जरूर आप लोगों को पता होगा। साइंस के 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो तीनों सब्जेक्ट अपने अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स का जितना भी आप नेचुरल फेनोमेनन और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट देख रहे हो उन सब में फिजिक्स है। केमिस्ट्री तो फिजिक्स में भी है और बायोलॉजी में भी है। फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, हर जगह केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की कल्पना करना कि नहीं केमिस्ट्री सिर्फ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल है, ऐसा नहीं, हर जगह केमिस्ट्री है। और बायोलॉजी जो लिविंग बींग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, बायोलॉजी। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री। क्लास 10 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपके दिमाग में आया होगा कि केमिकल रिएक्शंस मतलब पहला चैप्टर ही दे दिया कि हम लोगों को केमिकल रिएक्शंस करना है। तो बच्चों आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर टॉपिक को इतना इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये टॉपिक हार्ड है या इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। आपके दिमाग में आएगा सर ये केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो बच्चों जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फेनोमेनन है रिएक्शंस का, ये जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे घर में चावल बनता है। तो चावल में जो रॉ राइस है, कच्चा चावल जिसको हम लोग कहते हैं रॉ राइस, वो एक रिएक्टेंट हो गया। वाटर दूसरा रिएक्टेंट हो गया। इन दोनों को मिक्स करके हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया और टेम्परेचर हमारा कैटलिस्ट हो गया। उन दोनों को देखिएगा 10-15 मिनट के बाद आपका प्रेशर कुकर में सीटी आएगी और आपका बॉइल्ड राइस बनके तैयार। तो बच्चों यहाँ पर बॉइल्ड राइस जो है वो एक प्रोडक्ट है। रॉ राइस और वाटर यहाँ पर दो रिएक्टेंट है। इसको पैक करके हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, रिएक्शन करवाया दोनों के बीच में और हमें बॉइल्ड राइस मिला। तो बॉइल्ड राइस हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक उसी तरीके से केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। बोलोगे ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस which are made up of only one type of atoms, जो एक ही प्रकार के एटम्स से जो आपका प्योर सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। और ये 118 एलिमेंट्स आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, हाइड्रोजन से लेकर के अनऑक्सियम तक। तो ये जो हमारा 118 एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स में आपको वैलेंसी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स, कि कोई भी एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब हो गया जो भी एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट्स की एक एफिनिटी होती है, एक चाहत होती है कि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट्स का कन्फिग्रेशन गेन करें। अब आप लोग कहोगे कि सर हमारे पास तो पीरियोडिक टेबल नहीं है। बच्चों है NCERT क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। आप देखना उसमें आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें 1 से लेकर के 118 तक एलिमेंट्स दिया है। उसमें मैनलीफ वाला भी पीरियोडिक टेबल दिया है, तो वो आपको नहीं देखना है। जो फाइनल पीरियोडिक टेबल है उसको देखना है।
तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या सर? तो बच्चों एलिमेंट्स के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो लास्ट सेल में अगर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेने से उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाता है, अदरवाइज उनके लास्ट सेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको निकालने से प्रीवियस वाला जो एनर्जी सेल है, प्रीवियस वाला जो ऑर्बिटल है, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाता है तो वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी combining capacity of an element to gain its nearest inert gas configuration either by losing or gaining of electrons, either by losing or gaining of electrons, ये उसकी वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। इस तरीके से कोई भी एलिमेंट्स आप जो जिसकी वैलेंसी जो है वो नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन करने के लिए जो एक्टिविटी करती है, आइदर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि उसको नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन मिल सके, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो बच्चों वैलेंसी आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड 9 में आपने पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हाइड्रोजन के पास ये 2 चला जाता है और हाइड्रोजन का जो वैलेंसी 1 है वो ऑक्सीजन के पास 1 चला जाता है और इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है H2O1। जनरली हम लोग O1 को नहीं लिखते, तो हमारा कंपाउंड जो बनता है H2O, जिसे वाटर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इस तरीके से कोई भी कंपाउंड का आप फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर आपको वैलेंसी का नॉलेज है तो बच्चों ये थी वैलेंसी। अब आ जाइए कि कोई भी एलिमेंट्स किस तरह से एग्जिस्ट करता है। नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए उन्हें मॉलिक्यूल्स फॉर्म में आना पड़ता है। तो जो भी एटम जितने भी नंबर ऑफ एटम्स के साथ मिलकर के मॉलिक्यूल फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसे उसका एटॉमिसिटी कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एटॉमिसिटी 8 होगी। फास्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एटॉमिसिटी P4। तो बच्चों जो भी एलिमेंट्स जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। रिएक्शन करने से पहले आपको किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट्स कौन से फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। जो एलिमेंट्स हैं उनका कलर किस तरह का है, जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी क्या है। जनरली हम इन चीजों को, वर्ड्स को जो सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे आपके सामने मैं एक रिएक्शन लिखूंगा Mg + O2 = Mg, तो ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन है। और अगर इसी को हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्डिक इक्वेशन हो गया, वर्डिक इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस को जनरली हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं और ये दोनों हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। केमिस्ट्री में जनरली जो सेकेंड टाइप है सिंबॉलिक टाइप इक्वेशंस, वो लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कुछ वर्ड्स लिखोगे, कहीं स्पेलिंग एरर हो गया तो फिर आपका मार्क्स कट सकता है। तो उससे बेटर है हम सिंबल को लर्न करें और सिंबल के साथ इक्वेशंस को लिखें। तो बच्चों हमारा पहला टॉपिक रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, ये प्रोसेस, ये फेनोमेनन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको कहा था रॉ राइस प्लस वाटर इज इक्वल टू बॉइल्ड राइस, तो इसी तरीके से कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है मैग्नीशियम, दूसरा एलिमेंट लिया है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हैं और इन दोनों रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का प्रोडक्ट बनाया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर आपने यहाँ पर Mg लिखा, यहाँ पे O2 लिखा, तो Mg बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि एटॉमिसिटी, जो भी एलिमेंट जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करती है उस फॉर्म में हमको लिखना है।
तो मैग्नीशियम Mg के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो Mg हम लोगों ने लिखा। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस दोनों का मतलब हो गया कि मैग्नीशियम को आप जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। मैग्नीशियम को आप बर्न कीजिएगा तो मैग्नीशियम का ऐश मिलेगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। वापस आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 है, और यहाँ पे जो आपने कंपाउंड बनाया वो नंबर ऑफ एटम्स दोनों में 1 है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टैंडर्ड 9 में आप लोगों ने जो एटम्स इन मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा है कि आखिर कोई भी कंपाउंड किस तरह से एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, तो दोनों 2-2 मिलकर के आप बता सकते हो यहाँ पर कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों 2 बैलेंस हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला MgO हो गया। चलिए ठीक है सर, हम यहाँ तक तो समझ गए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO हो गया, लेकिन क्या नंबर ऑफ एटम्स बराबर है? तो नंबर ऑफ एटम्स के बेस के ऊपर में केमिकल रिएक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस, और दूसरा स्केलेटन, जिसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अनबैलेंस्ड कहने का मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बैलेंस नहीं होगा, उसको हम लोग अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटन केमिकल रिएक्शंस और स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। और जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हमने बराबर कर दिया, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, तो वैसे केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर वही चीज मैंने आपको दिखाया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2, बट हियर इन द प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर 1। तो इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम्स हैं उसको आप लिख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2। तो अगर हम इसके आगे में 2 डाल देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे में 2 डाल देते हैं, तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो गया। तो हमारे पास ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 2 है, तो हमें मैग्नीशियम के आगे में 2 डालना पड़ेगा, और इस तरीके से हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में जो भी नंबर ऑफ एटम्स है वो लिखना होगा, प्रोडक्ट साइड में जो भी नंबर एटम्स है वो लिखना होगा, और उन दोनों को कैसे, जैसे मान लीजिए एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालते थे, ठीक वैसे ही किस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी है। तो ये एक पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैं और कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूँ जिससे आपको पता चल सकेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं दूसरा केमिकल रिएक्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिलाने से वाटर का फॉर्मेशन। तो आपके दिमाग में यहाँ पे वापस क्वेश्चन आएगा कि सर आपने कहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में आप लिखोगे। बिल्कुल लिखूंगा बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये रिएक्शन हमारा स्केलेटल रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस। यहाँ पर रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स नेम डाल दीजिए, और यहाँ पर एलिमेंट्स के एटम डाल दीजिए, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स। सेम प्रोडक्ट साइड में भी एलिमेंट्स नेम और एलिमेंट्स नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे देख लीजिए एलिमेंट्स नेम में हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी नंबर ऑफ एटम्स 2, ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ एटम 2। यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 और यहाँ पर 1। तो बच्चों आपके दिमाग में वापस क्वेश्चन आएगा सर ऑक्सीजन 2 उधर 1, तो क्या कर सकते हैं हम लोग?
हम लोगों को ऑक्सीजन जो है 2 कर रहा है, तो हम यहाँ पर अगर आगे में 2 कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। तो क्या अगर हम यहाँ पे कर दें, अब बोलोगे सर आपने कैसे किया, राइट। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स हमारे पास 1 थे और इसको हम लोग 2 बनाना चाहते थे, तो 2 कैसे बनाए, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक कंपाउंड है, H2O जो है आपका एक कंपाउंड है, तो इसको आप यहाँ पर 2 नहीं लिखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड वैलेंसी के कारण बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कंपाउंड बना है H2O। अगर आप यहाँ पर 2 डालोगे तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, H2O2 वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों हम कैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा सकते हैं, ना कि किसी भी एलिमेंट्स के नीचे में उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हमें नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाना होगा तो कोफिशिएंट के टर्म्स में बढ़ाएंगे, ना कि एटम्स के टर्म में। इस वर्ड को याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको बैलेंसिंग करना है तो कोफिशिएंट के टर्म में आप नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज करोगे, ना कि जो भी कंपाउंड है वहीं पर नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज कर दें, तो वो आपका कंपाउंड ही गलत बन जाएगा और आपका केमिकल रिएक्शन रॉन्ग होगा। लेकिन अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपका रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो जाएगा और आपका कंपाउंड भी सही रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने यहाँ पे 2 ऐड किया, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए थे, तो हमने हाइड्रोजन के आगे में भी 2 कर दिया, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं जो आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है NH3। तो आपको पता होगा यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। तो जनरली अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, टेबल नहीं बनाना चाहते हो, आपका मैथमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा बस दिमाग को यूज कीजिए। यहाँ पे 2 है तो हम लोगों ने कहा अभी जस्ट हम कोफिशिएंट को 2 कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया। तो अगर हम यहाँ पर 3 कर देंगे तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आपको अभी सीखने को मिला, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सबसे पहले सीखा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए किन किन चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, ये आप लोगों को अभी जस्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया। तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे जो आप लोगों को बैलेंस करना है। तो क्या आप लोगों से रिएक्शन बैलेंस हो पाएगा, यस और नो? आशा करता हूं कि आप लोग जो भी मैं केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन दूंगा उसको आप लोग बैलेंस कर लीजिए। इज इट ओके एवरीवन? क्या हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर पाएंगे, यस और नो? यस, डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया। अगर फिर भी आप बैलेंस ना कर पाए तब तो फिर कहोगे कि सर अच्छे से नहीं पढ़ाते। नहीं बच्चों, हम लोगों को अच्छे ढंग से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, ये आपको होमवर्क के रूप में पहला वीडियो का जो होमवर्क है उसको लिखना है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानकारी दूंगा, जो बहुत तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन जो रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद किस तरह का वो प्रोडक्ट बनाएगा और वो रिएक्शन के दौरान क्या सब फेनोमेनन होगा। तो वो सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में आपका सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन हुआ है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों 5 केमिकल इक्वेशंस दे रहा हूं, आपको घर से बैलेंस करके रखना है। लेक्चर 2 से पहले आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस आ जाना चाहिए। चलिए
ये आपका फर्स्ट केमिकल इक्वेशंस, ये आपका होमवर्क हो गया। बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। Total 5 reactions I will give you, and you have to solve these 5 chemical reactions. You have to balance these 5 chemical reactions. Is it okay, everyone? बच्चों, ये 5 केमिकल रिएक्शंस को आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आप ये 5 केमिकल रिएक्शंस को इजीली सॉल्व कर सकें। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपसे कोई भी केमिकल रिएक्शंस ऐसा हो कि सर नहीं बैलेंस हो रहा है, तो डोंट वरी, हो सकता है कुछ केमिकल्स में नंबर ऑफ एटम्स के अदल बदल हो सकते हैं, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आपको प्रोसेस सिखाया है, बस उस प्रोसेस से आप लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके अलावा भी बहुत सारे आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, जिस असाइनमेंट्स के तहत आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा जो ये फर्स्ट वीडियो है, इट इज स्पेशली डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस पैंडेमिक सिचुएशंस में एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।